नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज अभिनव पहल और आज के अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की। शिक्षा मानव जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक या कहें पहलू होता है जिससे एक व्यक्ति और समाज का संपूर्ण विकास सही मायनों में मुमकिन है और इसीलिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में समय के अनुरूप बदलाव और प्रगति होती रहे। पिछड़ेपन से जूझते आ रहे चित्रकूट की अब तस्वीर हम बदलती देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चित्रकूट ने पूरे देश में झंडा बुलंद किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिले में समग्र शिक्षा में ऊंची उड़ान देखने को मिली है। परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प के बाद समग्र शिक्षा में चित्रकूट जिले को देश में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। समग्र शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चित्रकूट जिले के डीएम को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। चित्रकूट देश के 115 आकांक्षी जिलों में से एक है। 280 स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालन करने से जिले के स्कूलों की तस्वीर बदल चुकी है। स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट टीवी के साथ ही अन्य प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों के सहयोग से शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक शिक्षा को बढ़ावा मिला है। स्कूलों में सुविधाएं दिए जाने पर लगातार परिषदीय स्कूलों में छात्रों और छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूलों में बच्चों के खेलकूद के लिए मैदान के साथ ही उन्हें जो खेलने के तमाम सामान है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों के बढ़ने का कारण ये रहा है कि शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें समय के साथ बहुत सुधार हुआ है। आखिर कैसे चित्रकूट ने पूरा किया समग्र शिक्षा में देश में अव्वल आने का लक्ष्य? क्या रही इस रास्ते में चुनौतियां और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो इसी या कहें शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। चित्रकूट के जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक आनंद जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ विपिन कुमार जुड़ रहे हैं, संयुक्त सचिव हैं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा चित्रकूट से एक लाभार्थी जिनके बच्चे चित्रकूट के मैं कहूँ परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भागवत प्रसाद शुक्ल इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। भागवत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका स्वागत। जब हम चित्रकूट की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ तमाम घने जंगल भी हैं, एक तरह से बहुत रिमोट एरिया भी है। इन सब के बीच बसे गांव में भी स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालित होने से पढ़ने पढ़ाने का वातावरण बदल गया है। पहले परिषदीय विद्यालयों की हालत ये थी कि बड़ी मुश्किल से बच्चे इनमें पढ़ने आते थे। कहा जाता था कि इन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई में रुचि बढ़ रही है, यहाँ संख्या लगातार बढ़ रही है। विद्यालयों का कायाकल्प होने से आधुनिक सुविधाएं अब बच्चों को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का चित्रकूट जिला समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की बदल रहा है पहचान। जो रूरल जनपद है चित्रकूट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के माध्यम से सर्व होती है। तो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना और यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलना हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे जनपद, इन सभी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। समग्र शिक्षा का सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़ें। हर बच्चा जो हमारे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, हम उसको एक समान शिक्षा उपलब्ध कराएं ताकि आगे के जीवन में उसकी अपॉर्चुनिटी बराबर रहे। इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने अपना पूरा इनिशिएटिव प्लान किया। चाहे इस पब्लिक स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करना था, इसमें हमने अभूतपूर्व प्रयास किए। साथ ही साथ हमने इसमें समाज के नेग्लेक्टेड सेक्शंस थे, खास करके जैसे गर्ल चाइल्ड छात्राओं का एनरोलमेंट हमने काफ़ी इंक्रीज़ किया। तो जो हम गर्ल चाइल्ड को मिनिस्ट्री में ला के अपने स्कूलों में, अपने सिस्टम में जोड़ के उनको पढ़ाना चाहते थे, उसमें हमने एक बहुत अच्छा, हमारे प्रयोग से एक अच्छा रिजल्ट मिला। मैं जब बच्चों को छोड़ने जाता हूं तो वहां देखा स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो है जितनी भी सुविधाएं हैं, अशुद्ध पेयजल की व्यवस्था और विद्युत की व्यवस्था, अपने को सारी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध। इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है
और बड़ा गर्व होता है कि आज हमारे बच्चे आज कुछ कर रहे हैं और बढ़ेंगे आगे चल। मैं जा कर के स्कूल में देखता हूँ और बड़ा भारी गर्व है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रों को हैप्पीनेस क्लासेस के अंतर्गत उनको कविताओं और कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और बच्चों को कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराने से बच्चे जो है स्कूल से जुड़े रहते हैं और प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इस पिछड़े क्षेत्र में भी बच्चे अब प्रतिदिन विद्यालय आते हैं और पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर जो बात करें तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति ने कहा है कि बच्चे का समग्रता में हमें विकास करना है और हमें उन्हें समग्र नागरिक के रूप में विकसित करना है। हमारे विद्यालयों में निरंतर व्यवस्थाएं अच्छी होती जा रही हैं कि विद्यालयों में और भी दूसरी तरह की व्यवस्थाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, तो ये बहुत ही सकारात्मक और सार्थक कदम है शिक्षा की प्रगति की दिशा में, शिक्षा के विकास की दिशा में। समग्र शिक्षा में सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यही हमारी राष्ट्र सेवा है। मुझे स्कूल आना इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत हरा भरा है और सुंदर भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, इसलिए घर से अच्छा मुझे स्कूल लगता है। स्कूल आना इसलिए पसंद है, यहाँ लैब में भी जाना अच्छा लगता है, हमें फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं और बैंड में भाग लेना भी अच्छा लगता है। हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चित्रकूट जिला द्वारा समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूली बच्चों के भविष्य निर्माण का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। तो किस तरह की कोशिशें और प्रयास रहे, आइए करते हैं इसी पर चर्चा। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे करूंगी। जब उत्तर प्रदेश के 8 सबसे पिछड़े आकांक्षी जिलों की बात करते हैं तो चित्रकूट का नाम उनमें आता है, लेकिन जब समग्र शिक्षा को लेकर बात हो रही है तो इन्हीं आकांक्षी जिलों में चित्रकूट अव्वल है। कैसे ये उपलब्धि हासिल हुई, कैसी राह रही, मुश्किल रही, एक तरह से आसान रही? धन्यवाद प्रीति जी। चित्रकूट देखिए नीति आयोग के आकांक्षी जनपदों में है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ क्षेत्र है और जहाँ जनसंख्या कम है। हमारे स्कूल बड़े दूर दराज में हैं, तो हम लोगों के लिए जो सबसे पहला चैलेंज था, जैसे आपने बताया, सबसे पहला चैलेंज था कि हम बच्चों को स्कूल ले आ पाएँ, उनको आकर्षित करें कि स्कूल आना ज़रूरी है, उनके पेरेंट्स को हम ये समझा पाएँ कि स्कूल में और इस सिस्टम में आना ज़रूरी क्यों है। और दूसरा था कि शिक्षा की गुणवत्ता हम कैसे बढ़ाएँ। इसको हम लोगों ने अपने पॉइंट पर एनालाइज़ किया। हमारी पूरी टीम ने, जो अधिकारियों की टीम थी, शिक्षा विभाग के दूसरे विभाग के अधिकारियों की टीम ने, हमने एसएनसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, क्योंकि जिसको हम ये लाभार्थी बना रहे हैं, जिसको हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनका भी व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है कि उनका क्या स्टेक है सिस्टम में। एसएमसी से हमने चर्चा की और कुल मिला के उसके बाद जो कमियाँ निकली हमने उस पर वर्कआउट किया। सबसे पहला, जैसा अभी दिखाया भी गया, हमने स्कूलों के कायाकल्प में बहुत अभूतपूर्व प्रयास किया, क्योंकि हमारे जो स्कूल थे, जो सरकारी स्कूल थे, वो देखने में अच्छे नहीं लगते थे, आकर्षक नहीं लगते थे। लोग प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते थे। वहाँ पे स्कूलों में सुविधा नहीं थी। हम बालिका शिक्षा की बात करते हैं, वहाँ मैक्सिमम स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट नहीं था। तो इस स्थिति में उनको लाना, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल बात थी। तो हम लोगों ने, पूरी टीम ने, हमारी ग्राम पंचायतों ने, क्षेत्र पंचायतों ने, हमारे पास जो ज़िले में फ़ंड्स उपलब्ध थे, कुछ राज्य सरकार से हमने फ़ंड्स लिए, क्योंकि आकांक्षी जनपद था तो नीति आयोग से भी हमें फ़ंड्स मिले। तो हमने स्कूलों का कायाकल्प पहला मिशन हमने लिया और पूरे एक साल पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में 66वीं पोजीशन पे थे और आज हम 12वीं पोजीशन पे हैं। हमने लगभग 90% से अधिक सैचुरेशन सभी पैरामीटर्स पे पा लिया, चाहे वो बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय हो, वहाँ रनिंग वाटर हो, वहाँ पेयजल की सुविधा हो, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा हो। बहुत सुदूर क्षेत्रों में जहाँ बिजली का ग्रिड नहीं था, वहाँ हमने सोलर पैनल से वहाँ बिजली पहुँचाई। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत जो अभियान है, उसके तहत मल्टीपल हैंड वॉश स्टेशन बनाया, ताकि खाने के पहले, खाने के बाद हाथ धोने की हम एक जो परंपरा है उसको बच्चों में सेट कर सके। तो इस प्रकार से हमने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा। और दूसरी बात है कि वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, ताकि जब बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करें।
और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसके लिए हमने 2 टाइप के अप्रोच किए। एक हमने स्मार्ट क्लासेस का अप्रोच किया स्कूलों को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए, और ये स्टडीज़ बताते भी हैं कि ऑडियो विजुअल अप्रोच से यदि कुछ पढ़ाया जाए, खास करके जीवन के पहले के सालों में, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बच्चे उसको ज़्यादा ईजिली रिसीव करते हैं। और एक इनोवेशन वाली पॉइंट भी होती है कि बच्चों को भी एक आकर्षण लगता है कि एक नए तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स भी मोटिवेटेड रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमने टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया, जिसमें हमने टीचर्स में कंपटीशन कराई, उनको मोटिवेट कराया कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कुछ आप अपना बनाइए। किसी ने मैप बनाया, किसी ने चार्ट पेपर बनाया, उसको हमने कंपटीशन में जो टीचर्स को सम्मानित किया, और फिर जो अच्छे TLM थे, टीचर लर्निंग मटेरियल, उसको हमने पूरे ज़िले में स्टैंडर्डाइज किया। बिल्कुल, जो शिक्षकों की आखिर में आप बात कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको लेकर मैं आपसे आगे और डिटेल में समझूंगी जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें। विपिन जी, अगर समग्र शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक इसे जारी रखने की मंजूरी दी गई। हम जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तमाम उसके प्रावधान हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, और इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, तीनों योजनाओं को एक तरह से समाहित किया गया। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी कि अब तक जब समग्र शिक्षा योजना की हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रगति अब तक कैसी रही है? देखिए, 2018 से पहले जैसा आपने कहा तो ये 3 योजनाएं अलग अलग चलती थी, सर्व शिक्षा अभियान, RSMA और टीचर एजुकेशन। लेकिन फिर ये महसूस किया गया कि तीनों योजनाओं को अलग चलाने से बीच में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो जाता है, तो एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें सभी कंपोनेंट जो अवयव हैं उनको शामिल किया जाए, और उसी के बाद ये हमारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू हुआ। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, और उसके बाद उसके कुछ कंपोनेंट्स को समग्र शिक्षा में शामिल करते हुए समग्र शिक्षा को फिर से शुरू किया गया, जो 5 साल की योजना है। तो इसके अंदर जो हमारी अभी प्रगति की हम बात कर रहे हैं, तो मेजर जो क्षेत्र हैं, जो उसमें एक ICT का इन्वॉल्वमेंट सभी स्कूल्स में, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स अप टू सेकेंडरी लेवल, KGVP का अपग्रेडेशन अप टू 10+2 लेवल, और बेसिक आधारभूत संरचना का निर्माण, उसके साथ साथ जो पढ़ाने का तरीका है, पेडागोजी जिसको बोलते हैं, वो सभी स्कूलों में इस तरह की हो कि बच्चे हंसते खेलते और खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इन सभी क्षेत्रों को हमने समग्र शिक्षा के अंदर राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, और कौन से मैं कहूँ फैक्टर्स रहे इस लक्ष्य को हासिल करने के पीछे जो मददगार रहे? जब मैंने कहा कि 280 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा है, जो छात्राएं हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है, और लक्ष्य एक ही है कि समावेशी शिक्षा मिले और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो लगातार बढ़े। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में भी किया, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप समझते हैं? और खासकर जन आंदोलन या जन जागरूकता की भी जब हम बात कर रहे हैं, वो फैक्टर भी कितना अहम रोल निभाता है? प्रीति जी, इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करते हैं, तो जितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पेरेंट्स उसके पार्ट होते हैं, टीचर्स उसके पार्ट होते हैं। साथ ही हमारा जो ग्राम प्रधान है, जो वहाँ पे लोकल ग्राम पंचायत है, उनका भी स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होता है। तो जब हमने ये अपना कायाकल्प और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का मिशन अभियान शुरू किया, तो हम लोगों ने ब्लॉक लेवल वर्कशॉप्स कराई, जिसमें हमने सभी ग्राम प्रधानों को बुलाया, जो HMC के अध्यक्ष थे उनको बुलाया, हमारे शिक्षा विभाग के भी लोग थे, और जो हमारे जिनको कायाकल्प का काम करना था, हमारे खंड विकास अधिकारी और जो हमारे नीचे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्टाफ हैं, उनको भी बुलाया। सबको हमने एक मंच पे बैठाया, हमने उनको कुछ अच्छे स्कूल्स के फ़ोटोज़ दिखाए जिन लोगों ने अपने इनिशिएटिव से किया था कि आप नहीं चाहते हो कि आपका स्कूल इतना अच्छा हो, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ें। तो एक हमने सेंस ऑफ कंपटीशन उन सब में डेवलप किया कि आपको अच्छा स्कूल बनाना है। फिर SMC ने मीटिंग की कि हाँ, हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे पीने का पानी आना चाहिए, टॉयलेट में रनिंग वाटर होना चाहिए, क्लासरूम में टाइल्स होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, बच्चे नीचे नहीं बैठने चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स निकल के आए। फिर हमने उस पर प्रधानों को और अपने BDOs को लगाया कि आपको ये काम करके देना है, और जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, कोई फंड्स का सपोर्ट चाहिए, वो हम आपको देंगे। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को हमने साथ बैठाया और एक हम सेंस ऑफ कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज़ की। इसमें हमने जो अच्छे टीचर्स थे उनको सम्मानित किया, जो प्रधानों ने अच्छा काम किया, पहले काम किया, उनको हमने सम्मानित किया, जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, SMC के लोगों को भी सम्मानित किया। और इसमें मैं और बताना चाहूँगा, जैसे हमारा जो जनपद है, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्थिक कारणों से, अपने काम करने के कारण से माइग्रेट करते रहते हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल से ड्रॉप भी होते रहते हैं। तो उसको भी हमने एक स्कूल चलो अभियान, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूल चलो अभियान चलता है, उसमें भी हमने बहुत बड़ा इसमें रोल निभाया।
हमने टीचर्स के साथ साथ वहाँ लोकल जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, जो लोकल आंगनवाड़ी है, आशा है, उनको भी इसमें लगाया। एक माँ समूह बनाया जो स्पेशली बालिका शिक्षा के लिए काम करता था। जिनकी बच्चियाँ पढ़ती थी स्कूल में, वो जाके दूसरे माँओं को समझाती थी कि बच्चियों का पढ़ना क्यों ज़रूरी है या इनको स्कूल क्यों भेजना ज़रूरी है। कुल मिला के हमने 2780 बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल चले गए थे पिछले सालों में, उनको हमने वापस स्कूल के सिस्टम में लाए। और बालिका शिक्षा में हमने उनके हाइजीन का भी ध्यान रखा। जो बड़ी बालिकाएं होते हैं उनको सैनिटरी पैड भी हमने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से डिस्ट्रीब्यूट कराया, उनके लिए इंसिनेटर्स लगाए, वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं थी और माँ समूह के तहत उनको मोटिवेट भी किया। अब हम ये भी कर रहे हैं कि जो क्लास 8 से हमारे स्कूल से पास हो जा रही हैं, प्राइमरी स्कूल से, उनको हम जरूर पेरेंट्स से एक बार बात करते हैं, उनका डेटा ट्रैक करते हैं कि वो आगे भी पढ़ाई के लिए एडमिशन ले रही है नहीं ले रही है। ठीक है। और अब एक लाभार्थी सीधा चित्रकूट से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भागवत प्रसाद जी, उनसे उनका अनुभव थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। भागवत प्रसाद जी, आपके जो बच्चे हैं वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं और आप अपने बच्चों को जो परिषदीय विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं। जब चित्रकूट की बात करते हैं तो यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं, क्यों आपने अपने बच्चों के लिए एक तरह से सरकारी स्कूलों को चुना और कितना अंतर समय के साथ इन स्कूलों में अब आप देख रहे हैं? कैसी माहौल और सुविधाएं हैं अब यहाँ? मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चियां हैं जी। एक बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, बच्चियां 7 और 8 में पढ़ रही हैं। यहाँ कायाकल्प के द्वारा समूचे चित्रकूट जनपद की बात करता हूँ मैं, कायाकल्प के द्वारा समूचे भवन को आकर्षक बना दिया है, विद्यालय को पूरी तरह से आकर्षक बना दिया गया है। वहीं पे बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो शुद्ध शौचालय, स्वच्छ शौचालय, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर की व्यवस्था, इंटरनेट क्लास, स्मार्ट क्लास, सारी व्यवस्थाएं इस विद्यालय में मौजूद मिलेंगी। दूसरी बात, योग प्रशिक्षित अध्यापक हैं। अब विद्यालय पड़ोस में है, कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि विद्यालय नजदीक होने पर भी बच्चों को एक सुविधा होती है स्कूल भेजने के लिए। इसके बाद कई ऐसे अधिकारियों के जिला स्तर अधिकारियों के जो औपचारिक निरीक्षण होते रहते हैं विद्यालयों में, जिससे विद्यालयों का अनुशासन, साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छा बना रहता है। वहाँ का भौगोलिक वातावरण भी बहुत अच्छा, भौतिक वातावरण भी बहुत अच्छा बना रहता है, जिसके चलते हम लोग बाध्य होते हैं कि हम सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएं। ठीक है भागवत जी, यानी बच्चों का मन होता है अब स्कूल जाने का? जी 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 जी, पूरी तरह से, क्योंकि उन्हें जो सुविधाएं सरकारी स्कूल में मिल रही हैं वो घर पे नहीं मिल पा रही। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। स्कूल में एक मिड डे मील से लेके भोजन से लेके स्वच्छ और पानी की बात करें तो आरओ का पानी मिलेगा बच्चों को विद्यालय में। वहीं पे खेल की सारी सामग्री मुहैया होगी। बच्चियों के लिए उनको स्पेशल प्रशिक्षण करवाया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है। जो सारी बातें प्राइवेट विद्यालय में उनको नहीं मिल सकती है, नहीं मुहैया हो सकती मुफ्त में, जबकि सरकारी विद्यालय में हमें कुछ मिलता है। तब ये पाठा क्षेत्र है, चित्रकूट जनपद बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ की भूमि पूरी तरह से उपजाऊ बंजर है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ विकसित कोई धन ज्यादा अर्जित करने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है। जिनके लिए सरकारी विद्यालय बहुत समुचित साधन बन गए हैं। ठीक है भागवत प्रसाद जी। विपिन जी, थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जो चित्रकूट जैसे बाकी आकांक्षी जिले हैं वो समग्र शिक्षा को लेकर किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो किस तरह से मदद करता है, कैसे इनको मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि जब कॉम्पिटिटिवनेस की बात जैसे अभिषेक जी ने भी कही, वही इन अवार्ड के पीछे भी यही एक मकसद है कि जो आकांक्षी ज़िले हैं उनमें एक तरह से इस तरह की भावना बनी रहे कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। किस तरह से सब कुछ मॉनिटर होता है, कैसे डिपार्टमेंट मदद करता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी जो समग्र शिक्षा योजना है तो निश्चित रूप से उसमें जो पिछले कुछ सालों में जो इनिशिएटिव्स लिए गए तो उससे जहां हम खड़े थे पहले और आज जहां खड़े हैं उसमें काफ़ी अंतर आया है। हालांकि ये बात सही है कि अभी काफ़ी लंबा रास्ता हमें तय करना है। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक यूडाइस पोर्टल है भारत सरकार का, जिस पे स्कूलों से सभी डेटा लिया जाता है। उसके बेसिस पे, उसके आधार पे प्रदर्शन देखा जाता है, किस राज्य का, किस ज़िले का क्या प्रदर्शन है, और उसको जहाँ पे किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उस क्षेत्र में उनको वित्तीय सहायता और किसी प्रकार की और सहायता है तो वो दी जाती है। उसी के साथ साथ 2021 में एक हमने नेस कराया था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे,
वो भी पूरे देश में हुआ था और उसके अंदर हमने शिक्षा व्यवस्था का जो हेल्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम उसको देखा और उसमें एसेस किया कि कहाँ पे क्या कमी है, और उसको हम फिर जो प्रत्येक वर्ष जो वित्तीय सहायता राज्यों को भारत सरकार के यहाँ से मिलती है उसमें उसको ध्यान रख के वित्तीय सहायता दी गई। ठीक है। उसके साथ साथ एक पीजीआई हमारा होता है। तो अलग अलग, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इनको मॉनिटर करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो आकांक्षी ज़िले भी हैं वो आगे बढ़ें और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में जो बच्चे के आउटकम्स हैं वो सुधरें और वो राज्य के स्तर से बेहतर बने, बल्कि राष्ट्र के स्तर पे वो पहुँचे। ठीक है। अभिषेक जी, शुरू में आपने शिक्षकों का जिक्र किया और सबसे ज़रूरी बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लीजिए, लेकिन शिक्षा से जुड़ा कोई भी प्रयास है वो तभी सार्थक हो सकता है, पूरा हो सकता है जब शिक्षक भी समय के साथ अपडेट हो, उनकी अपस्किलिंग भी लगातार होती रहे और उनको भी उतना ही इंटरेस्ट हो बच्चों को पढ़ाने में। एक तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए जब बात की जाती है उस दिशा में क्या किया जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी समझें और साथ साथ ये जो लक्ष्य है इसको सस्टेन भी किया जा सके आगे और बेहतर हो इसमें? हमारे यहाँ चित्रकूट में यदि हम बात करें शिक्षा, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है शिक्षा विभाग का, शिक्षक हमारे पास 3 टाइप के हैं। एक तो परमानेंट शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं और कुछ और भी स्टाफ है, तो कुल शिक्षा मित्र है। कुल मिला के अराउंड और 6000 टीचर्स हैं हमारे पास हैं। इन सब का देखिए इस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए और इनको मोटिवेट करने के लिए हमने अपनी 3 टाइप की स्ट्रेटजी बनाई। एक तो पहले इनकी ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि इनको कैसे पढ़ाना है, इसमें हमें राज्य से भी सहयोग मिला। दूसरी मोटिवेशन जिले लेवल से और राज्य लेवल से जो अच्छा कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और तीसरा उसको लगातार हम मॉनिटर करें। ट्रेनिंग में हमने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का यूज़ किया। ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन इन्हीं टीचर्स में से सिलेक्टेड होते हैं जिनको इस राज्य पे 2-3 महीने की ट्रेनिंग दे के उनको टीचिंग पेडागोगी और टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे से कैसे कनेक्ट होना है। ARPs का टारगेट होता है कि 30 स्कूलों का निरीक्षण वो प्रति माह करेंगे और वहाँ पे वो टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं। वो क्लास में एक जगह बैठ के टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं और बाद में वो अपना फीडबैक वो उसी समय ऑनलाइन वो अपना पोर्टल है प्रेरणा पोर्टल, उस पर भरते हैं। वो पोर्टल हम भी देख सकते हैं, राज्य सरकार भी देख सकती है कि क्या भरा गया है और बाद में वो टीचर से वो फीडबैक शेयर किया जाता है कि आपको ये टेक्निक और सुधारने की ज़रूरत है, बच्चे से और कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बच्चे ताकि इसको और ईजिली रिसीव करें। कोई बच्चा पीछे छूट रहा है तो उसको आगे लाने की ज़रूरत है। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए टीचर्स के लिए। जो अच्छा टीचर काम कर रहे थे उनको हमने रिकॉग्नाइज़ किया। राज्य स्तर पे भी हमारे 2 टीचर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों भी सम्मानित हुए। 3 विद्यालय, टोटल राज्य पे 9 विद्यालय सम्मानित हुए थे, उसमें 3 विद्यालय हमारे जनपद के थे जहाँ जिनके प्रिंसिपल्स को सम्मानित किया गया अच्छे काम के लिए और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए और अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। तो ये हमने रिकॉग्नाइज़ किया। तीसरी है मॉनिटरिंग। प्रेरणा पोर्टल के थ्रू ही हमारी 105 अधिकारियों की टीम थी जो जिले के सारे विभागों के अधिकारी वो हफ्ते में 2 दिन स्कूलों का निरीक्षण करने जाते थे और वहाँ पे वो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर का इंटरेस्ट, टीचर की अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस, MDM कैसा बन रहा है, फल वितरण समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा, दूध वितरण समय पे हुआ या नहीं हुआ, बच्चे यूनिफॉर्म में हैं या नहीं हैं, सभी प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं जो हमारे समग्र शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बालिकाएँ कितनी उपस्थित हैं, वो इंटरेस्ट ले रही हैं पढ़ाई में या नहीं ले रही, तो सभी प्रकार के पैरामीटर्स वो रिपोर्ट देते थे। उस रिपोर्ट के आधार पे हम 15 स्तरीय अपनी जिले में मीटिंग करते थे सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ और खंड विकास अधिकारियों के साथ। और जो स्कूल पीछे रह जाते फिर उसको हम सुपरवाइज करके उनको आगे लाते थे। टीचर एक वहाँ पे क्योंकि सुदूर क्षेत्र है तो एक टीचर एब्सेंटिज्म की भी प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी हमने एक अभिनव पहल किया कि हमने अपने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बना के टीचर्स को वहाँ से मॉनिटर करते थे हम लोग। पहले यदि वो एब्सेंट होते थे तो उनको वार्निंग देते थे, या लगातार एब्सेंट होते थे तो फिर उनको पेनल्टी लगाई जाती थी। इस प्रकार से तीनों उन्हें ट्रेनिंग, मोटिवेशन और मॉनिटरिंग करके टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व किया। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में विपिन जी, आप क्या फिलहाल बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं? तमाम और ज़िले हैं जो इस क्षेत्र में आगे आना चाह रहे हैं रैंकिंग में ताकि उन्हें और आगे लाया जा सके, क्या बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर ध्यान देना है? देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर रातों रात परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे कि अभिषेक ने भी बताया, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और शिक्षकों तक वो बात पहुंचाना जो हम राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर देखते हैं। अभी हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो वो बोलती है कि हम अब कॉम्पिटेंसी लेवल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को देंगे। तो उसके लिए हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं। निष्ठा हमारा एक ट्रेनिंग NCERT का मॉड्यूल है। तो बट वो शिक्षक तक पहुँचे, शिक्षक उस हिसाब से पढ़ाना बच्चे को शुरू करे, क्योंकि वही शिक्षक और बच्चा वही हमारा अंतिम एक कड़ी है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारा वही है। उसके साथ साथ जो प्रत्येक वर्ष हम
कार्य योजना बनाते हैं तो उसके अंदर गुणवत्ता तो ठीक है, लेकिन गुणवत्ता से पहले आधारभूत संरचना भी एक मायने बिल्कुल। रखती है, जिसके अंदर हम स्कूलों में भवनों का निर्माण कहें या आईसीटी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, आईसीटी लैब्स की स्थापना कहें, तो उसमें कुछ समय ज़रूर लगता है। तो वो टाइम कैसे कम हो ये हमें देखना है। और जो इसी के साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण है और कई मौक़ों पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति जब शुरू हुई और प्रत्येक वर्ष उसकी जो हमारी ये वार्षिक कार्यक्रम होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना बार बार यही है कि शिक्षा ऐसी हो कि वो बच्चे को व्यवसाय से जोड़ सके। द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आज का जो बच्चा है वो 21वीं सदी का एक सिटीजन बने, ग्लोबल सिटीजन वो हो और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कॉम्पीट कर पाए। तो हम किस तरह से इस एजुकेशन को व्यवसाय से जोड़ सके, वोकेशनल एजुकेशन दे सकें, और इसके लिए हमको समाज को अपनी मानसिकता ही बदलनी पड़ेगी, अभिभावकों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और वोकेशनल एजुकेशन जिसमें आज बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाजार में जाके वो अपने उस पूरी शिक्षा को यूज कर सके, उसको आधार पे रोजगार ले सके, स्वरोजगार अपना प्रारंभ कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने को स्थापित कर सके, जो चैलेंज है उनको फेस कर सके। तो इसको हम 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि प्रत्येक बच्चा जो 12वीं क्लास कर सके तो एक किसी क्षेत्र में निश्चित रूप से इस प्रकार की इसी विजन के साथ फिलहाल आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन कुमार जी आपका, अभिषेक आनंद जी आपका, और साथ ही भागवत प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े। कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। चित्रकूट की जब हमने बात की तो देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए यहाँ कई महत्वपूर्ण कदम हैं जो उठाए गए, जिससे आज यहाँ के जो प्राथमिक स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जाहिर है चित्रकूट के रंग लाते प्रयासों से बाकी राज्य और जिले भी सीख ले सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में भी चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। स्कूल चले हम